हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश गुप्ता और मैं अपने चैनल वैदिक इंडोलॉजी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राहु और केतु। राहु और केतु के बारे में जब भी बात होती है, हमारे मन में कई सवाल पैदा हो जाते हैं। हमारे मन में एक अनचाहा सा डर पैदा हो जाता है। इन ग्रहों को रहस्यमय ग्रह कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये भौतिक ग्रह नहीं है, ये केवल एक छाया ग्रह है। इन ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने अपने दूसरे वीडियो में दी हुई है और जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे रहा हूं, ताकि आप उस पर जाके ग्रहों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राहु और केतु हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट डालते हैं, उनका ज्योतिष में क्या महत्व है, आइए इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो देर न करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं राहु और केतु की पौराणिक कथा के बारे में। तो दोस्तों, पुराणों में देवासुर संग्राम और सागर मंथन की एक कथा आती है, जिसके अनुसार देवों और दानवों ने सागर का मंथन किया। उससे उनको 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें से कि एक रत्न था अमृत कलश। इस अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों में संग्राम भी हुआ। अंत में देवताओं ने इस अमृत कलश को भगवान विष्णु की सहायता से प्राप्त कर लिया। लेकिन एक दानव था जिसका नाम था स्वर्णभानु। वो वेश बदलकर देवताओं से साथ मिल गया। जब भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में अमृत को देवताओं में बांट रहे थे, उसने भी चुपके से अमृत की प्राप्ति कर ली। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को उसके इस छल का पता चल गया और उन्होंने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था, इसलिए वह अमर हो गया था। अब चूंकि उसके शरीर के दो भाग हो चुके थे, सिर का भाग अलग और धड़ का भाग अलग, तो इन दोनों भागों को ही हम राहु और केतु कहते हैं। सिर के भाग को हम राहु कहते हैं और धड़ के भाग को हम केतु कहते हैं। भगवान ने इनको श्राप दिया कि ये इटर्निटी तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे और इनका धड़ और सर आपस में कभी मिल नहीं पाएगा। इस प्रकार से राहु और केतु का समापन हुआ, लेकिन वो कभी मरा नहीं। वो पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने उसके बारे में भगवान विष्णु को बताया था, तो सूर्य और चंद्रमा से उसने बैर रखना स्टार्ट कर दिया। और कहते हैं कि सूर्य और चंद्र ग्रहण राहु और केतु की वजह से ही लगते हैं। अब आइए, पौराणिक कथा के बाद अब हम समझते हैं कि साइंटिफिक रूप से राहु और केतु को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और जो बात पुराणों में सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में कही गई है, क्या ये बात सही है। तो आइए चल के आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि राहु और केतु दो पॉइंट्स हैं और उनको आकाश में केवल डिफाइन किया गया है, उनको देखा नहीं जा सकता। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी और सूर्य की। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसी तरीके से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर एक अंडाकार ऑर्बिट में लगाती है। इस तरीके से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार आकृति में या परिधि में या ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। लेकिन ये दोनों ऑर्बिट सेम प्लेन पे स्थित नहीं है। इन दोनों प्लेन के बीच में 5 डिग्री का एंगल होता है और ये 5 डिग्री के एंगल की वजह से चंद्रमा की जो ऑर्बिट है वो पृथ्वी की ऑर्बिट को दो जगह पे कट करती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। यहां जहां पे ये चंद्रमा की ऑर्बिट पृथ्वी की ऑर्बिट को दो जगह कट करती है, ये दोनों पॉइंट्स ही राहु और केतु के रूप में डिफाइन किए जाते हैं। यहां पे एक बात ये भी समझ में आती है कि दोनों पॉइंट्स 180 डिग्री अपार्ट है, यानी कि एक सीधी लाइन में आते हैं और उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरह ज्योतिष में भी इनको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि किसी की कुंडली में भी राहु और केतु के बीच में 6 घरों का डिफरेंस होता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार से राहु और केतु दो पॉइंट डिफाइन किए। अब राहु और केतु के बारे में ये कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उनकी वजह से लगता है। साइंटिफिकली इस तरीके को हम कैसे समझेंगे? तो अगर आप देखें तो आप ये समझेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स पे, इनमें से किसी भी पॉइंट पे पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा अगर एक सीध में आ जाए, तो उस केस में या तो सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के तो बीच में आ जाए, राहु या केतु के पॉइंट पे। और चंद्र ग्रहण तब होगा जब इसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे चंद्रमा आ जाए, एक पॉइंट पे सूर्य आ जाए और पृथ्वी बीच में हो जाए। उस केस में सूर्य की कोई भी किरण चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगी और चंद्रमा पूरी तरीके से अंधकार में चला जाएगा
और इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब पुराणों में भी कहा गया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु केतु की वजह से लगते हैं, और साइंटिफिकली भी हम ये समझ सकते हैं इस तरीके से कि राहु और केतु इन दोनों पॉइंट्स की वजह से ही लगता है। तो इस तरीके से राहु और केतु का पूरा साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हमने समझाया। आगे चलिए अपन समझते हैं कि ज्योतिष में इनको किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इनको कुंडली में इनका क्या प्रयोग है, ये हमारे जीवन में अलग अलग घरों में क्या इफेक्ट डालते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पौराणिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से राहु और केतु के बारे में समझा। अब आइए हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि राहु और केतु को ज्योतिष में कैसे समझा जाता है, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो पहले राहु की बात करते हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, राहु को मैथमेटिकल चिन्ह ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है और केतु को उल्टे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। राहु जो होता है वो भौतिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षा, इन सब का प्रतीक होता है। यह भ्रम और आसक्ति ला सकता है, सांसारिक बंधनों की तरफ हमको ले जा सकता है, और साथ ही साथ कभी कभी इसकी वजह से हमको अचानक से सफलता या प्रसिद्धि मिल जाती है। ये कभी संतुष्ट नहीं होता, और चूंकि सिर्फ ये सर का भाग है, ये केवल सोचता रहता है, ये आपको भ्रम के मार्ग में भी ले जा सकता है। ये केवल सांसारिक बंधनों और सांसारिक आसक्ति, इच्छाओं, इन सब का एक प्रबल प्रतीक है। दूसरी तरफ अगर हम केतु की बात करें तो केतु ज्ञान, मुक्ति, आध्यात्मिक निर्लिप्तता, त्याग, अनासक्ति और मुक्ति का प्रतीक है। लेकिन केतु के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि अगर ये गलत तरीके से आपकी कुंडली में होगा तो ये आपको अलगाव की तरफ भी ले जा सकता है। आप अपने रिश्तों में खुश नहीं हो सकते हैं, आपके जो इमोशंस हैं आप उनको जाहिर नहीं कर पाते हैं। आपकी फैमिली में या आपके सोसाइटी में, आपकी ग्रुप सर्कल में आप अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। तो निर्लिप्तता की वजह से कभी कभी ये नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। आइए आगे चल के अब हम बात करते हैं एक हम कुंडली के बारे में, जिसमें राहु और केतु को हम दर्शाएंगे और समझेंगे कि उनका उस कुंडली पे क्या इफेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब एक एग्जांपल लेके राहु और केतु के बारे में बात करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक कुंडली मैंने बना रखी है, जिसमें कि जैसा कि आप देख सकते हैं 12 घर है और मेष लग्न है, एरिस लग्न है, मार्स लग्नेश है या लग्न लॉर्ड है, और लियो जोडिक का है, यानी कि सिंह राशि का। सिंह राशि का इसलिए है क्योंकि जो चंद्रमा है वो 5वें घर में है और 5वें घर का स्वामी सूर्य है। तो इस प्रकार से ये इसके बेसिक फीचर हैं। आप देख सकते हैं बाकी ग्रहों को भी यहाँ पे सन, मरकरी, जुपिटर, मार्स, मून, वीनस, सैटर्न। राहु और केतु को मैंने गोलाकार मार्क कर रखा है ताकि आपका फोकस उस पर रहे। राहु 10वें घर में है और केतु 4थे घर में। अब 10वां घर जो होता है वो कर्म का क्षेत्र होता है। अगर राहु आपके कर्म के क्षेत्र में है तो ये आपको हमेशा आपके कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि के लिए आगे बढ़ाएगा। इसके इफेक्ट की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि और बहुत ही सफलता प्राप्त करने के इच्छुक हो सकते हैं। हो सकता है आपको वो सफलता प्राप्त भी हो जाए अगर राहु के सारे बाकी फैक्टर्स आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो। लेकिन अगर यही फैक्टर नेगेटिव हो गए तो उस केस में ये हो सकता है कि आप प्रसिद्धि पाने के इच्छुक तो हो, लेकिन आपका मन भ्रम में पड़ जाए और आप वो चीज पा ना सके। ये राहु केवल आपको भ्रम में, बंधनों में घुमाता रह जाएगा अगर राहु आपकी कुंडली में 10वें भाव में है और गलत फैक्टर्स के साथ है। दूसरी तरफ केतु की अगर बात करें जो कि 4थे घर में है, और चूंकि राहु 10वें घर में है तो केतु 4थे घर में ही होगा, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे से 6 घर छोड़ के होते हैं। तो केतु 4थे घर में है, 4था घर होता है हमारा पारिवारिक बंधनों का, पारिवारिक रिश्तों का। अब केतु अगर यहाँ पे अच्छा है तो आप अपने पारिवारिक बंधनों में रहकर भी अपने ज्ञान, अपने त्याग और सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे गलत तरीके से बैठा होगा, अगर अलग फैक्टर्स के साथ होगा, गलत फैक्टर्स होंगे, तो उस केस में आप अपने परिवार से भी अपने संबंधों को अच्छा नहीं रख पाएंगे। आप अपने इमोशनल्स को कभी भी अपने परिवार से कह नहीं पाएंगे। आपका परिवार और आपके बीच में एक खाई तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक इमोशनल डिस्टेंस जरूर क्रिएट कर सकता है केतु यहाँ पर।
तो जिसकी भी कुंडली में राहु और केतु इस तरीके से हो, वो केवल इस बात का ध्यान रखे कि कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि के साथ साथ वो वहां पे कर्म करना ना भूले, क्योंकि आपके कर्म अच्छे होंगे, आप पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे तो राहु आपको अच्छी तरफ ले जाएगा। वहीं केतु अगर आपके चौथे हाउस में है तो फिर आपको अपने परिवार की तरफ एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके इफेक्ट की वजह से आप अपने परिवार से इमोशनली मेंटली दूर हो सकते हैं। राहु और केतु का बाकी स्थानों पर भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बाकी स्थानों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जहां पे हम राहु केतु और साथ ही साथ उनके सभी स्थानों पर या सभी भावों पर इफेक्ट की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ज्योतिष में मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि राहु और केतु किस प्रकार से हमें प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राहु और केतु पर हमारी वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाए। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो अपने सर्किल में भी इसके बारे में लोगों को बताएं, ताकि उन्हें भी मेरी वीडियो प्राप्त होती रहे। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।